साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अनिल जी, इस वक्त ट्रेंडिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है वक्फ बिल का। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अब ये सिर्फ एक बिल नहीं रहा है, अब ये एक कानून बन चुका है। तो ये जो बिल पास हो गया है वक्फ बिल, ये 1995 में आया था और आज 30 साल बाद इसको बंद कर दिया गया है, या कहें कि उसमें एक संशोधन कर दिया गया है। ये पहले जैसा नहीं रहा है। पहले जैसे किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ये अपना हक जमा देते थे। तो अब इस बिल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद प्रदीप जी, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके साथ बात करने का मौका मिला। प्रदीप जी, क्या है जो वक्फ संशोधन बिल था, ये 1995 में आया था और उसका बेसिक कारण क्या था? कांग्रेस सरकार ने उस टाइम पे 1992 में कार सेवा में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, 1992 में शायद ये हुआ था। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये वक्फ बिल लाया था, जिसमें पहले क्या था कि भाई जो भी मुसलमानों की जमीन है, मस्जिद है, दरगाह है या कुछ और जमीन है जैसे कब्रिस्तान है, वो जमीनें हुआ करती थी। थोड़ा बहुत था, लेकिन ये वक्फ कानून ला के ये पूरी जमीन एक बॉडी के तहत दे दी कांग्रेस सरकार ने। और धीरे धीरे इस पे फिर जो वक्फ बोर्ड का है वो दायरा बड़ा होता गया। बाद में क्या किया, अभी 2013 में बात करें, 2013 में इनको लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को अभी तो तुम्हारी सरकार जाने वाली है। तो उस 2013 के बीच में और 1995 के बीच में कांग्रेस सरकार ने इवन जो मुस्लिम पसंद गवर्नमेंट थी, कांग्रेस तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जैसे यूपी में अखिलेश जी हैं, अभी जैसे नए नए जो नई पार्टी आई आम आदमी पार्टी, ये भी मुसलमानों की फेवर लेती है, लालू जी हैं और भी हैं जो मुस्लिम पसंद पसंद पार्टियां हैं। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मुस्लिम वोट की तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड को जमीनें देने शुरू कर दी, सरकारी जमीनें। तो धीरे 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 अभी अगर आज की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हमारे यहाँ पर बड़ी बॉडियों के पास, जैसे आर्मी है, आर्मी के पास है, दूसरे नंबर रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन आती है। ये बताते हैं कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। और 2013 में एक अमेंडमेंट किया था इन्हें, आर्टिकल 14 के तहत किया था जो वक्फ बोर्ड में है। उसमें क्या किया, वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ घोषित कर सकता है। जी। कांग्रेस सरकार ने किया था ये, और इसका कारण क्या था करने का, कि तुष्टिकरण की राजनीति करना। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई मुसलमानों के वोट सिर्फ कांग्रेस को ही जाते हैं, अन्य पार्टियां भी हैं, सपा भी है और भी पार्टियां हैं, मायावती की भी है, उनके पास भी बट के जाते हैं कांग्रेस इसके मुसलमानों के वोट। तो इन्होंने तुष्टिकरण करने के लिए कि सभी वोट एक जगह आ जाए, उन्होंने एक वक्त में संशोधन करके आर्टिकल 40 जोड़ दिया था, जो ये प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड किसी को भी अपनी किसी भी जमीन को प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, संसद को और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कई जमीनें हैं जो बड़े बड़े संस्थान है, उनमें भी वक्फ बोर्ड ने अपने घोषणा कर दिया ये हमारी संपत्तियां हैं। मेन बात वो नहीं वक्फ बोर्ड था या आज खत्म कर दिया गया है, मेन बात यह है कि आज भी कांग्रेस सरकार क्या वही दोबारा दोहराना चाहती है जो अंग्रेज दोहराते थे, या इन जी। अंग्रेजों से पहले भी जो मुसलमानों का शासन था, मोस्टली जो मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो ये आज भी यही सोचती है। ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी है और भी बहुत से नेता हैं, ये सोचते हैं भाई आज भी हमारा राज आ जाए हिंदुस्तान पे। और इतनी प्रॉपर्टियां क्या करते थे, जो दंगे होते हैं जैसे सीए का प्रोटेस्ट हुए, और भी यूपी में दंगे होते हैं, राजस्थान में दंगे होते हैं, और कहां पर आता है वो जो भी वो प्रॉपर्टी से फायदा होता है, ये इसीलिए तो यूज करते हैं।
मदरसे खुलवाते हैं, इलीगल फंडिंग आ मदरसे। जाती है, फंडिंग आ जाती है इनके पास। हाँ, फंडिंग भी आ जाती है और बाहर से फंडिंग आ जाती है कुछ। हम्म। इनमें यूज करते हैं, मदरसे है, मदरसे में क्या होता है? मदरसे का कोई आज एक भी बच्चा जो मदरसे में पढ़ा हुआ क्या कंट्रीब्यूट किया उसने? हमारे व्यूवर भी देख रहे हैं, वो बता सकते हैं भी क्या कंट्रीब्यूट किया है मदरसों ने? वहां पर सिर्फ कट्टरता ही पढ़ाई जाती है। और आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कर दिया तो इस पे उंगली उठा रहे, आप क्यों कर रहे हो? मुझे सोच के भी ये घिन आती है कि ये लोग कितना कितना स्वार्थ भरा है इनके अंदर। अनिल जी, अभी हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं इस टॉपिक को, और बात करते हैं कि देखिए जब कोई बिल पास होता है तो वोटिंग होती है, भाषण होते हैं बहुत से सदन के अंदर, और वैसे ही इस बिल के ऊपर भी बहुत से भाषण हुए। तो उसी दौरान जो भाषण सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है चंद्रशेखर का भाषण, अमित शाह का भाषण और सुधांशु जी का भाषण। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो चंद्रशेखर का भाषण माना जा रहा है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या था उस भाषण में ऐसा? चंद्रशेखर का क्या है? चंद्रशेखर वही मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इवन इन्होंने दलितों को भी इतना बेबस कर दिया है कि अगर मुसलमान भी उन पे कोई जुर्म मतलब कोई उन पे उनको तंग करते हैं, चंद्रशेखर तब भी उनकी आवाज नहीं उठाता, क्योंकि मुसलमानों की वोट लेनी है, दलित तो उनको वोट दे ही देंगे। जहां पर मुस्लिम एरिया है, जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है या दलित है, वहां पर कितना प्रताड़ित करते हैं। यूपी में पिछली बार 1-2 महीने में, शायद 5-6 महीने की बात होगी, वहां पर एक दलित लड़की को उठाकर रेप कर दिया। हम्म। चंद्रशेखर की आवाज नहीं निकली, और वो मुस्लिम था। आप एक बात बता दो, जहां पर भी चंद्रशेखर रावण ने दलितों के लिए आवाज उठाई हो, मुस्लिम उन पर अत्याचार करते उन्होंने कहा वो आवाज उठाई है, वो चंद्रशेखर क्या करता? जय भीम जय भीम। क्या मतलब इसका जय भीम का मतलब क्या है? इसका मतलब वो बात बिल्कुल नहीं करते। जब बात पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो योगेंद्र नाथ मंडल थे, वो पाकिस्तान में चले गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जिन्ना ने वही भीमराव अम्बेडकर के साथ या जय भीम का कुछ इस तरह का नैरेटिव उन्होंने फैलाया था उस टाइम पे भी। योगेंद्र नाथ मंडल उस टाइम पे पाकिस्तान के कानून मंत्री बने थे, और 1.5 साल में ही वापिस आना पड़ा उनको हिंदुस्तान में ही। जी। उनके बारे में नहीं सोचते। अरे तुम जी। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो समाज को? हम्म। उन्होंने बयान दिया था कि भाई हम ये तो सीए के बराबर है या किसान आंदोलन के बराबर, हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे बड़े स्तर पे। हम्म। अच्छी बात है, करो आंदोलन। अभी आपके जीत के आए हो, अगली बार आप घर बैठोगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि यूपी में अभी कोई आंदोलन होगा, क्योंकि वहां पे योगी की सरकार है? नहीं, यूपी में कुछ भी नहीं होगा। इवन यूपी का क्या है, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, जो भी प्रोटेस्ट करता है, हाँ आप चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट करो, लेकिन मुसलमानों का एक आप ऐसा प्रोटेस्ट दिखा दो जो बिल्कुल शांत प्रोटेस्ट हुआ हो। एक भी प्रोटेस्ट नहीं है 1947 के बाद तक। हम्म। वो दंगा करेंगे, यूपी गवर्नमेंट है उनको उठा के जेल में डालेगी, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर देगी। जी। आप करके दिखाओ यूपी में दंगे। इवन अभी जो वक्त बिल पास हुआ है, यूपी में 1,02,45 कुछ, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पा रहा, लेकिन इतना ही समथिंग 1,45,000 कुछ प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की, और जिसमें 4,365 प्रॉपर्टियां हैं वो सिया वक्फ बोर्ड की हैं, और जी। 1 लाख कुछ है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं। हम्म। प्रॉपर्टियां हैं इतनी, इतना पैसे की नहीं है, प्रॉपर्टियां हैं। एक प्रॉपर्टी अगर किसी आप, कार्टूनिस्ट ने एक मीम डाला हुआ था ट्विटर के ऊपर, मैं देख रहा था उसमें, तो वहां पे लिखा था कि वक्फ बोर्ड ने जो दावा कर रखा था, वक्फ प्रॉपर्टीज जो थी वो 9 लाख एकड़ थी। बोलो, ये तो कहीं कहीं से निकल के आते हैं, ये छोटे मोटे जिसको कम नॉलेज है। एग्जैक्ट आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा आप संसद की बहस में सुन सकते हैं।
22 लाख, कुछ 22 लाख करोड़ रुपया, कुछ ऐसा ही समथिंग बताया गया था पूरे इंडिया में। जी। हम्म। अरे ये सोचने की बात है, इतना अधिकार एक उसको, तो क्या मंशा थी ये? इवन कांग्रेस तो, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई 2014 में, कांग्रेस ने एक कम्युनल वॉयलेंस बिल लाने की कोशिश कर रही थी 2013 में ही। क्या कारण था उसका? उसमें था भाई कोई भी दंगा होगा, माइनॉरिटी को दोषी ठहराया जाएगा उसमें। और माइनॉरिटी कौन? 20 करोड़ लोग माइनॉरिटी है हिंदुस्तान में, 20 करोड़ लोग। पाकिस्तान की 23 करोड़ पॉपुलेशन है। तेईस भी नहीं हो शायद, कुछ शायद अपने यहाँ पर ज्यादा मुसलमान है, उनको अब तक माइनॉरिटी घोषित कर रखा है। क्या मजाक है ये, क्या मजाक चल रहा है हिंदुस्तान में ये? हम्म। माइनॉरिटी होने के बाद भी, और वक्फ बोर्ड की इतनी कमाई होने के बाद भी, फिर भी वही पेंशन लगा रहे हैं, लोग गले काट रहे हैं। अगर मुसलमानों का कोई भला कर सकता है ना, तो हिंदू लीडरशिप ही कर सकती है, ये समझने की बात है। मुस्लिम लीडरशिप कहीं पर भी भला नहीं कर सकती। पाकिस्तान को ही ले लो आप, वहां की मूड लीडरशिप मुस्लिम में तो है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, जी। कहां पर जा रहे जी। हो? और बांग्लादेश को ले लो आप, जी। और फिर ये बता रहे हैं बीजेपी इनके, आरएसएस इनके खिलाफ है। अरे अभी पिछले आजादी के बाद में हिंदुओं की जाति बता 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 के इन्होंने वोट लिए हैं। ये जाट है, ये जी। ब्राह्मण है, ये खटीक है, ये वो है, ये वो है। मुसलमानों की जातियां बताई हैं। जो अशराफ वर्ग है ना हिंदुस्तान में, इवन पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, अशराफ वर्ग कौन है? जो जिस टाइम जो है, जो रियासत होती थी, जो बड़े बडेरे होते थे, वडेरे होते थे, राजा लोग होते थे, वो अशराफ वर्ग में आते हैं। और जो निचली कास्ट में आते हैं, निचली जाते हैं, उसको पासमानदा बोलते हैं। जितनी भी वक्त प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, सभी अशराफ वर्ग के पास है ये। तो वो कहां तक घुस रहे थे वो? सुधांशु द्विवेदी जी ने अपना जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बोला, वो उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, सऊदी जैसे देश हैं, मिडल ईस्ट तो भरा पड़ा मुस्लिम देशों से, कहीं पर भी, इंडोनेशिया में देख लीजिए आप, कहीं पर भी ऐसा वक्फ के जैसे कोई कानून ही नहीं है कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो फिर इंडिया में ऐसा कानून क्यों, जहां पर मुस्लिम को एक माइनॉरिटी के रूप में आप देख रहे हैं? भले पॉपुलेशन 20 करोड़ है, लेकिन आप उसको एज ए माइनॉरिटी ही क्लासिफाई कर रहे हैं अभी तक। तो फिर यहाँ पर ऐसा कानून क्यों, जबकि बहुत बड़े बड़े जो कट्टर मुस्लिम देश हैं वहां पर ऐसा कानून नहीं है? अरे सर, पता क्या बात है, वहां पर और हिंदुस्तान का इस्लाम में फर्क है थोड़ा। वहां पर तो उन लोगों ने वहां पर माइनॉरिटी को जीने भी नहीं देते। टर्की है, जी। ये जो वो मुस्लिम कंट्री है, अरब में, अरब उसमें है। अभी तो थोड़ा मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उन्होंने थोड़ा ठीक किया इस्लाम को वहां पे। मक्का मदीना में जाने की इजाजत भी नहीं थी नॉन मुस्लिम की तो। माइनॉरिटी की क्या बात है, उनकी ही कौम के लोगों के लिए जीना कई बार मुश्किल हो जाता है। आप हिजाब वाला मुद्दा देख लीजिए, हाँ, कुछ समय पहले जो हिजाब वाला मुद्दा हुआ था उस पे वहां की औरतों का जीना दूभर हो गया था। वही तो। ईरान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, हमारे देश में वो अभी एक मॉडल और एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही हैं, एलनाज नोरोजी, ईरान की हैं, उन्होंने जी काफी विरोध किया इनका। जी जी जी। अरे सर, पता क्या बात है, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, उसमें उसको क्या है, उसको हमेशा अंधेरे में ही रखा गया है। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी कन्वर्टेड है। और अंग्रेजों की अंग्रेज जब शासन करते थे, उनकी क्या नीति थी? मैं कहीं पढ़ रहा था
कि उन्होंने क्या नीति बनाई थी, जो हमारी कंडीशन है आज का टाइम में, वो कंडीशन हम एक दिन हिंदुस्तान की कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना, कि क्योंकि वहां पर भी क्रिश्चियनिटी, आप क्या जी मानते हो, क्रिश्चियनिटी इस्लाम से ज्यादा बहुत गंदी वो है, अगर आप क्रिश्चियनिटी की लाइफ जियोगे तो। अरे इंग्लैंड ने 1959 में भी वहां पर विच हंटिंग नाम का कानून था, वो खत्म किया है 1959 में। हम आजाद कब हुए? 1947 में। वहां पर एक विच हंटिंग का कानून था, जो जी जी किसी भी लेडीज को डायन बोलकर जला दिया, जिंदा जला दिया जाता था। अब क्या बात कर रहे हो? अरे उनको तो पढ़ना भी नहीं आता था। फिर क्या किया उन्होंने रिप्लेस कर दिया, हिंदुस्तान को उसी गंदगी में ढकेल दिया, और आप पैसे वाले हो गए, क्योंकि लूटा तो इधर से ही था। यहाँ पर सती जी प्रथा दिखा दी, यहाँ पर जातिवाद दिखा दिया, यहाँ पर धर्म के बारे में दिखा दिया। आप एक बात देखो कि मुसलमानों को कुरान इवन पैसे देकर पढ़ाई जाती है मदरसों में, कुरान है, जी हदीसें हैं, लेकिन हिंदुओं को गीता, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इनसे बिल्कुल दूर रखा गया। कारण, उसका कारण यही था कि अगर हिंदू अपनी टेक्स्ट पढ़ लेगा तो वो हमारी नहीं वो करेगा, क्योंकि हमारे टेक्स्टों में क्या है, हमारे टेक्स्टों में बिल्कुल ही लास्ट सिद्धांत है, उससे आगे कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। ये हमारा एक फेमस सिद्धांत है, वो वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया ही परिवार है। इससे आगे आप क्या डिस्कवर कर लोगे? इससे आगे क्या सिद्धांत होगा? और बाइबल में और कुरान में आप क्या वो कर रहे हो कि काफिर को जहां देखे वही मार दो। जी। तो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जो जानकारी मिली वक्फ के बारे में वो बड़ी अच्छी लगी। और मैं अपने दर्शकों से लास्ट में एक सब्सक्राइब की अपील करूंगा कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें। और ऐसे ही और सेशन आगे भी आते रहेंगे आपके साथ। अ, हम नए नए मुद्दों को लेकर के बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।